मती कुमारी सेमेस्टर 4 पेपर 6 के भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी नीति से व्यापक असंतोष, युद्ध संचालन में भारतीय सहयोग, अधिक आवश्यकता, होम रूल आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन अधिक के कारण भारत में ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को अधिक सक्रिय योगदान देने का अवसर प्रदान करने के लिए 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा को, जिससे मुख्यतः 4 बातों का मेन यहाँ पर यह हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 क्यों आया। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके पहले 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। अब यहाँ पे आ रहा है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो देखते हैं कि इसके पहले हमारा भारत जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की ओर से था, और मित्र राष्ट्रों और ब्रिटेन कहा था भारत को, अगर हम युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसी उद्देश्य से हर भारतीयों को सेना में भेजा गया। महात्मा गांधी स्वयं वहाँ पे मौजूद रहते थे, लेकिन युद्ध हो जाने के बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता नहीं किया गया। जो अंग्रेज कहा था कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देंगे, नहीं किया, अपने बातों से पीछे हट गया। इसके साथ देखते हैं कि होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसके पहले देखते हैं कि यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया था। तो इन सब कारणों से रॉलेट एक्ट हो गया, या तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके कारण भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना थी। और तब लगा अंग्रेज को कि कुछ न कुछ हम लोग को सुधार करना पड़ेगा, तभी हम लोग भारत पे शासन कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य से 20 अगस्त 1917 को जो तत्कालीन भारत सचिव समय थे मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार को कुछ सुधार का मांग किया। ब्रिटिश सरकार को द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में प्रशासन चल रही थी उसमें कुछ सुधार का मांग किया। जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू था कि इस तरह जो भारत में शासन चल रहा है तो ऐसे भारत में हम लोग यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ सुधार किया जाए। और जो सुधार किया गया उसमें मुख्यतः 4 बातों पर का उल्लेख था, जिसमें था ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना। यानी मॉन्टेग्यू का कहना था कि अगर भारत में हम लोग शासन यहाँ करना है तो भारत की जो शासन व्यवस्था, जो ब्रिटिश द्वारा जो शासन व्यवस्था यहाँ पे रखा गया है, तो भारतीयों को स्वशासन देना है, भारतीयों को धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाना है। दूसरा, स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाना था। तो इसका मतलब नहीं था कि भारत को सीधे स्वशासन दिया जाए, बल्कि धीरे धीरे, यानी 1919 के अधिनियम में कुछ अधिकार दिया जाए भारत को, उसी तरह फिर कुछ और आगे जाकर के अधिनियम आएगा, उसमें और कुछ भारतीयों को स्वशासन दिया जाएगा। इस प्रकार कहने का मतलब अचानक एक ही बार में भारतीयों को स्वशासन नहीं दिया जाना है, बल्कि धीरे धीरे चरणों में दिया जाना है। तीसरा था कि विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर था। अगर भारत में स्वशासन दिया जाएगा तो विभिन्न चरणों में, तो भारतीयों द्वारा स्वशासन का किस प्रकार प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार भारतीयों स्वशासन को प्रयोग करके प्रगति पर ला रहे हैं, उसके आधार पर दिया जाएगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा भारत सरकार द्वारा किया जाना था कि किस प्रकार भारत को स्वशासन दिया जाए, और स्वशासन भारतीयों को किस प्रकार प्रगति की ओर ले जा रहा है, उस विषय पर ब्रिटिश संसद निर्धारण करेगा और भारत सरकार निर्धारण करेगा। यह प्रथम शासकीय घोषणा थी जिसके द्वारा भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य डोमिनियंस की तरह स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करना प्रस्तावित था।
यानी ब्रिटिश सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटिश के उपनिवेश बने हुए थे, जिस प्रकार हमारा भारत उपनिवेश बना हुआ था। और जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार अन्य देशों को जिस पर कब्जा किया हुआ था उन देशों को जो डोमिनियन का स्वतंत्रता दिया हुआ था, उसी तरह भारत को भी डोमिनियंस की स्वतंत्रता देना था। डोमिनियंस का अर्थ होता है कि कुछ भारतीयों को भी स्वतंत्रता दिया जाए और कुछ मामलों पर अंग्रेज़ों का भी अधिकार भारत पर रहे। यही था डोमिनियन स्टेट की, कुछ भारतीयों का भी अधिकार हो और कुछ बातों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो। 1917 ईस्वी के प्रस्ताव के बाद मॉन्टेग्यू भारत आए और चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं को शिमला में विचार किया गया। यानी इस बात को लेकर यानी कि भारत में किस प्रकार स्वशासन को विकसित किया जाए, भारतीयों को किस प्रकार स्वशासन दिया जाए, इस बात पर विचार करने के लिए उस समय के जो भारत के जो सचिव थे वे थे मॉन्टेग्यू और जो वायसराय थे वे चेम्सफोर्ड। यानी सचिव मॉन्टेग्यू और जो वायसराय थे वे चेम्सफोर्ड थे। इसीलिए इस अधिनियम को भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो वहाँ देखते हैं कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू और जो वायसराय था चेम्सफोर्ड, इसके अलावा अन्य नेता शिमला में गए। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला था, वहाँ पे लोग पहुँचे और वहाँ पे इस बात पर विचार विमर्श किया गया और उस विचार को जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। जो वहाँ पे बात विचार हुआ, उस बात विचार को भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू थे और जो वायसराय चेम्सफोर्ड थे, इन्हीं दोनों के नाम पर उस रिपोर्ट को नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और जब यह नाम से प्रकाशित हुआ, इस पर आधारित एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो दिसंबर 1919 में पारित हो गया। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब पारित हो रहा है? 1919 में, दिसंबर 1919 में। इन दोनों अधिकारियों के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड। अब इसमें क्या थी धाराएं? तो 1917 ईस्वी के मॉन्टेग्यू घोषणा को अधिनियम की प्रस्तावना का रूप दिया गया। अब तक भारत सचिव तथा उसके विभाग पर होने वाले खर्च भारत के राजस्व से वसूला जाता था, लेकिन अब यह खर्च ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि से किया जाने लगा। कहने का मतलब जो भारत सचिव था, उस परिषद में जो सदस्य थे, उन सभी का वेतन पहले यानी 1919 के अधिनियम के पहले भारत सरकार देती थी, लेकिन अब इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत सचिव और उनके सदस्यों को ब्रिटिश संसद अब वेतन देगी। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 कर दिया गया। इसमें पहले 15 सदस्य थे भारत सचिव पद में, परिषद में। अब इसमें 8 कम से कम 8 होना चाहिए और इससे ज़्यादा अगर रहेगा तो 12 सदस्य रहेगा। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। यानी भारत सचिव के पास जो बहुत ज़्यादा कार्यभार था, उसको कम करने के लिए एक हाई कमिश्नर का भी नियुक्ति किया गया। केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। इसके पहले 2 सदन नहीं था। जिस प्रकार अभी हम लोग देखते हैं कि केंद्र में सरकार में 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये जो इसी तरह उस समय 1919 के अधिनियम में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना किया गया और उसी से अभी तक हम लोग उसी के आधार पर अभी तक चल रहा है। देखते हैं कि उस समय जो सदन था राज्य परिषद था, जिसे हम लोग अभी राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा था विधानसभा की व्यवस्था किया गया, जिसे हमें लोकसभा कहते हैं। तो राज्य परिषद में उस समय 60 सदस्य होंगे और 27 मनोनीत थे और 30 निर्वाचित थे। यानी 27 को वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाता था, 33 को चुना जाता था। विधानसभा में 145 सदस्य होंगे, जिसमें 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित। यानी अभी का लोकसभा और राज्यसभा का तुलना कर सकते हैं। और यह व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया, विधानमंडल की व्यवस्था किया गया। केवल 20 संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों की बराबर शक्तियां प्राप्त थी। यानी जो राज्य परिषद है और विधानसभा दोनों का शक्ति एक रहेगा। सिर्फ वित्त के मामले में विधानसभा का ज़्यादा शक्ति रहेगा, सिर्फ वित्त के मामले में। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य सरकार से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। यानी अब केंद्रीय विधानमंडल से
अब सरकार से जो सदस्य लोग हैं वह प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, जिसे अभी होता है। वित्त विधेयक पारित कराने के लिए राज्य परिषद के मत की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार अभी हम लोग देखते हैं कि लोकसभा वित्त के मामले में ज़्यादा शक्तिशाली है, उसी तरह उस समय भी यह व्यवस्था किया गया कि वित्त के मामले में लोकसभा का यानी कि विधानसभा का ज़्यादा शक्ति रहेगा और राज्य परिषद का शक्ति उसमें कम रहेगी। दोनों सदनों में गतिरोध की दशा में गवर्नर जनरल संयुक्त बैठक बुला सकता है। जिस प्रकार अभी हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई अधिनियम पारित होता है तो उस अधिनियम को लेकर जब दोनों सभा में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब मतभेद हो जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त बैठक बुलाती है जहाँ पे बहुमत का अंतिम निर्णय किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भी उस समय 1919 के अधिनियम में रखा गया कि अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर जनरल उस समय रहेंगे वे संयुक्त बैठक बुला करके जो भी अधिनियम हो या जो भी कुछ बातें उस पर बहुमत के आधार पर उसको पारित कर दिया जाएगा। अध्यादेश और वीटो का गवर्नर जनरल का अधिकार बना रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है और वीटो का पावर ले सकती है। ठीक उसी प्रकार उस समय भी गवर्नर जनरल यानी वायसराय को अध्यादेश एवं वीटो का पावर प्राप्त था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करना था। यानी इस अधिनियम का मुख्य व्यवस्था हम लोग देखते हैं कि द्वैध में प्रांत में द्वैध शासन स्थापित किया गया। पूछ देगा क्वेश्चन में किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई जिसमें सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। यानी प्रांत में अब प्रत्यक्ष चुनाव होने लगा जिसमें सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण की भी व्यवस्था किया गया। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित है। अगर कोई वोट दे रहा है, कोई मत दे रहा है, उसकी कितनी संपत्ति के आधार पर ही वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। पहली बार देखते हैं कि महिला अब मत देने का अधिकार मिला। यानी महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत मिला। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया। हम लोग देखें कि 1919 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया। उसी प्रकार 1919 के अधिनियम में सिखों को भी अलग चुनाव प्रणाली दिया गया। इस अधिनियम में एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का परिसीमन था। यानी कि प्रांतीय सरकार में अपना परिसीमन थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय दो वर्गों में विभक्त किया गया। यानी कि केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच जो प्रशासन की जो बातें थी उसको दो भागों में बांटा गया कि कितना अधिकार केंद्र को रहेगा और कितना प्रांतों का रहेगा। प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू गया। इसके अनुसार द्वैध शासन का मतलब है कि कुछ क्षेत्रों पर अगर जैसे कि प्रांत को अपना अधिकार मिला है, राज्य को अपना अधिकार मिला है, उसमें भी कुछ अधिकार वायसराय अपने तरीका से चलाता था। तो इसी को प्रांतीय शासन, प्रांत में दो प्रकार का शासन चल रहा था। एक प्रांत का शासन चल रहा था और एक वायसराय का यानी जो गवर्नर जनरल था उसका अधिकार चल रहा था। मान लिया जैसे भी हमारा झारखंड है तो झारखंड सरकार एक अपना शासन व्यवस्था झारखंड में चलाएगी और एक केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार चलाएगी, इसको हम द्वैध शासन कहेंगे। उसी प्रकार उस समय प्रांत के शासन प्रांत के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ मामलों पर वायसराय अपने तरीक़े से शासन व्यवस्था चला रहा था। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। यानी जो प्रांत का जो विषय था उसको दो भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषय के जिनका प्रशासन उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के हाथों में दे दिया गया। यानी जो शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारे हस्तांतरित विषय पर था जिसका प्रशासन उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के हाथों में दिया गया। मेन जो राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि विषय का आरक्षित श्रेणी में रखे गए जिसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को करना था। कहने का मतलब इतना अंग्रेजी सरकार चालाक थी कि जो कमज़ोर विभाग था वो सारे पर प्रांत सरकार चलाती शासन व्यवस्था, लेकिन जिससे ज़्यादा इनकम, ज़्यादा फायदा हो, जैसे राजस्व विभाग, न्याय और वित्त के मामले में, पुलिस के मामले में, ये सारे प्रशासन
को कैसे चलाना है, ये प्रशासन गवर्नर जनरल के हाथों के द्वारा चलाया जाता था। परंतु यह द्वैत प्रशासन सुचारू रूप से कार्य न कर सका। इस द्वैत प्रशासन का जन्मदाता लायोनिल कार्टिस था। यानी द्वैत प्रशासन ज़्यादा दिन तक नहीं चला और आगे हम लोग देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन, द्वैत प्रशासन का जन्मदाता कौन था? तो लायोनिस कार्टिस था। थैंक यू। अगला वीडियो में 1935 का अधिनियम रहेगा। हम लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।